नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आने वाले सभी अपकमिंग रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग चाहे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन की। दोस्तों, रेलवे के इन सभी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान से संबंधित फिजिक्स का पार्ट 2 कवर करेंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज की इस वीडियो में, तो आप लोगों को ज़रूर वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और उससे पहले जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दोस्तों, अगर एक लड़की झूला झूल रही किस स्थिति में, बैठी हुई स्थिति में, अगर दोस्तों ये खड़ी हो जाती है, यानी अगर ये खड़े हो जाने पर तो जो दोलनों का आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लंबाई की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लोग ज़रूर याद रखना। दोस्तों, यहाँ पर जो बात की गई है, आप लोगों को टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का दोस्तों जो फार्मूला होता है T = 2π√L/G। ठीक है, जो आवर्तकाल दोस्तों होता है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो √L। तो यहाँ पर दोस्तों अगर लड़की खड़ी हो जाएगी तो लंबाई क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो रस्सी की जो लंबाई है वो घट जाएगी, तो इसलिए दोस्तों जो आवर्तकाल भी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। यानी दोस्तों, अगर कोई घूर्णन करती गोल मेज है, उस पर अचानक कोई लड़का आकर बैठ जाए तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो साइंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है जो कोणीय वेग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है आप लोग लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को, मान लीजिए वेग पहले v था, ठीक है, अब क्या हो गया 2v, यानी दोगुना हो गया, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो यहाँ पर वेग दोगुना हो गया, तो यहाँ v की जगह पर हम रख देंगे, तो यहाँ 1/2 mv, तो ये दोगुना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4v² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है काइनेटिक एनर्जी बराबर, अब हम लोग देखिए जहाँ पर जो है 4 को पहले लिख लेते हैं, फिर 1/2 mv², तो जो ये mv² ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर 4 काइनेटिक एनर्जी, यानी दोस्तों जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली गतिज ऊर्जा की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि।
यानी दोस्तों किसी पिंड का द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? तो हम लोग समझते हैं दोस्तों, आप लोगों को याद रखना जो द्रव्यमान होता है, जो दोस्तों मास होता है, जो मास होता है दोस्तों ये कभी भी बदलता नहीं, ये कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? पहली बात, ये कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है यानी कभी बदलता नहीं, जबकि भार परिवर्तनीय होता है यानी भार क्या है? बदलता रहता है। तो आपको याद रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो जाए। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह जो कथन है ये न्यूटन के कौन से नियम से मिलता जुलता है? तो दोस्तों ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसमें कहा गया है अगर कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है, वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक हम लोग उसमें कोई अलग से कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है न्यूटन के प्रथम नियम में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो आप लोगों को दोस्तों बल और त्वरण में जो अंतर होता है, आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर एम इंटू ए, यानी बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों ये क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो त्वरण होगा वो किसके? बल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों आपको अगर फिजिक्स मजबूत करनी है तो आपको फार्मूला बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि फार्मूले से ही आपकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, वो बन जाती है। और वहीं से ज़्यादातर जो फिजिक्स के थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं, फार्मूला बेस पर ही होते हैं। अब यहाँ पर बोल दिया जाए किसी वस्तु का जो त्वरण है वो बढ़ रहा है, तो उसके बल में क्या प्रभाव पड़ेगा? भैया तो बल भी बढ़ेगा ना, अगर ये, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला मालूम होना चाहिए, वहीं से आपकी डिफिनेशन क्लियर हो जाएगी। और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो फार्मूला बेस ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल। तो यहाँ पर दोस्तों जो पूछा गया कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसके अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। यानी दोस्तों जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये अलग अलग वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, इस कंडीशन को ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। यानी दोस्तों जो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के कौन से नियम में कहा गया है, ये पूछा गया। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? अगर दोस्तों हम लोग जल या नदी में जब तैरते हैं तो न्यूटन के किस नियम के कारण यह संभव हो पाता है? ठीक है, तो दोस्तों ये भी तृतीय नियम के कारण ही हम लोग जल में तैर पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब अपनी बॉडी से क्रिया करते हैं, ठीक है, कुछ कार्य करते हैं,
तो उतने ही विपरीत दिशा में जल द्वारा हमारे ऊपर काम किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? अगर दोस्तों कोई पिंड विरामावस्था में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई कार्य ना किया जाए, ठीक है, तो यह कथन आपको मालूम होगा ये किसका कथन है? तो न्यूटन का कथन है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो दोस्तों जो बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, तो दोस्तों ये गति के पहले नियम से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि बल क्या होता है। क्योंकि बल जो होता है F बराबर ma। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में रहना चाहती तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक हम लोग उसमें कोई अलग से कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? दोस्तों किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम, अगर मतलब सीधी रेखा में क्या है, रुकी हुई है, या एक समान वेग यानी एक समान वेग से क्या चल रही स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। तो दोस्तों वो क्या विरोध करता है आपको मालूम होना चाहिए, वो क्या है? तो वो दोस्तों जड़त्व है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम से द्रव्यमान इंटू एम इंटू ए। तो यहाँ पर जड़त्व का नियम, जड़त्व जो है द्रव्यमान जड़त्व की क्या है, माप है। तो यहाँ पर दोस्तों जो जड़त्व होता है वो क्या, किसी जैसे हम लोग चलते हैं तो उसका विरोध करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? यानी दोस्तों जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसको और किस नियम से हम लोग जानते हैं, कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना दोस्तों, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? यानी दोस्तों जब गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा यानी घोड़ा जब गाड़ी को खींचता है तो किस कारण से आगे बढ़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है घोड़ा पहले क्रिया करेगा, फिर पृथ्वी उस पर प्रतिक्रिया करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। यानी दोस्तों जो पृथ्वी है वो कार्य करेगी, ठीक है, तो पहले पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर बल दिया जाएगा तब घोड़ा आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो दोस्तों इसको जो समझाया जा सकता है जड़त्व के नियम से। ठीक है, यानी न्यूटन का जो पहला नियम है इससे हम लोग इस बात को समझा सकते हैं, क्योंकि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें जो बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो निचला हिस्सा होता है शरीर का वो बिल्कुल गाड़ी के साथ में गतिशील होता है और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो स्थिर रहता है। इसी के कारण जब ब्रेक लगाता है बस ड्राइवर तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो स्थिर रहना चाहता है यानी विरामावस्था में रहना चाहता है, और जो गतिशील है
वो गतिशील ही रहना चाहता है। यही न्यूटन के नियम में कहा, जब तक उसमें कोई हम लोग बाह्य बल ना कार्य करें, ठीक है, कोई अलग से कार्य ना करे, तब तक वो अपनी अवस्था में बना रहना चाहता है। तो इसी की वजह से जो यात्री होते हैं वो आगे की दिशा में गिर जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। यानी दोस्तों जो रॉकेट है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों ये जो है न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अश्व यानी जो घोड़ा है यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। यानी दोस्तों जो घोड़ा होता है अगर अचानक से चलना प्रारंभ कर दे तो जो अश्वारोही यानी घुड़सवार होते हैं उनके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गिरने का कारण हो जाता है। तो ये किस लिए, तो दोस्तों ये किस कारण से होता है, तो विश्राम जरूरत। क्यों नहीं, क्योंकि वो अचानक रुका होता है और अचानक से चल देता है, ठीक है, तो इसलिए गिरने की आशंका हो जाती है। तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को क्यों अपने, यहाँ पर आने नहीं, क्यों अपने, मिस्टेक हो जाता है, क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। दोस्तों जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं जब बॉल वो कैच लेते हैं तो वो देखा होगा आप लोगों ने अक्सर कि खिलाड़ी जो है जब गेंद आती है पास तो अपने पीछों जो हाथ होते हैं उनको धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाता है। क्यों, तो दोस्तों ये इसलिए ले जाते हैं कि जो बॉल है यानी जो गेंद है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल होता है। तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, F बराबर होता है m इंटू ए। एम आपका क्या है, द्रव्यमान है, और ये क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित यानी उसके जो शरीर में उपस्थित भार मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान चंद्रमा में 1/6 हो जाता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर 600 kg भार है, अगर वो चंद्रमा पर जाएगा तो इसका 1/6 हो जाएगा, तो वहाँ कितना 100 ही बचेगा चंद्रमा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, तो दोस्तों चंद्रमा पर जब उतरेगा तो उसका भार क्या है, घट जाता है। भार दोस्तों घट जाएगा तथा मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, यानी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भार होता है चंद्रमा पर भार जो होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है, यानी 1/6। यानी पृथ्वी में अगर आपका भार 600 किलोग्राम है तो आपका चंद्रमा में 100 किलो ही बचेगा, ठीक है। तो इसलिए भार घट जाएगा और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान में क्या बदलाव होगा, यानी क्या परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हज़ारों बार आपकी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दोस्तों पहली बात तो अगर पृथ्वी के केंद्र पर बात करें जी का मान क्या होता, तो 0 होता। पृथ्वी से दोस्तों ऊपर जाने पर जी का मान घटता है और नीचे जाने पर भी घटता है। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं। पहली बात तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर ध्रुवों का मान सबसे अधिकतम होता है।
तो यहाँ पर अगर भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे दोस्तों, तो जो उसका जी का मान है वो बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन कहाँ पर अधिकतम होता है। देखिए, शरीर का जो भार है, वजन है, वो कहाँ पर अधिकतम होगा। तो दोस्तों ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है, क्योंकि आप लोग जो भार होता है वो होता है mg, W बराबर mg भार। तो g अधिकतम होता है ना ध्रुवों पर, तो इसलिए जो शरीर का वजन भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। यानी दोस्तों कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इसका रीज़न जो है वो क्या, कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से जो कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, इसी के रीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के वजन को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। पहली बात तो दोस्तों आप लोगों को जो कार्य होता है F.S cos थीटा होता है। ठीक है, cos थीटा। यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है, अगर 20 किलोग्राम का वजन, जो भार है 20 kg, उसको 1 मीटर की ऊंचाई पर ले गया गया, तो दोस्तों इसमें क्या है, जब हम लोग 20 किलोग्राम वजन 1 मीटर की ऊंचाई पर ले गए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो कार्य होगा वो शून्य होगा, क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापित ही नहीं हुआ, तो विस्थापन यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो इसलिए जब ये सब इंटू में है तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो जीरो ही होएगा, तो यहाँ पर 0 जूल कार्य होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कह रहा वो धक्का तो दिया लेकिन दीवार क्या अपनी जगह से इधर उधर हटी, क्या नहीं हटी। तो इसलिए विस्थापन जब जीरो है तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कार्य का, W बराबर F इंटू एस। तो जब F का मान जीरो है, S का मान जीरो है, तो क्या होगा, जीरो कार्य होगा, कोई कार्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, इसका क्या रीज़न है। यानी दोस्तों जब पहाड़ी पर कोई व्यक्ति चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो दोस्तों ये इसलिए झुक जाता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्यों। दोस्तों जो पीसा की ऐतिहासिक मीनार है ये तिरछी बनी तब भी गिरती नहीं, इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों इसका जो रीज़न है वो है दोस्तों कि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। यानी दोस्तों जो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो आधार से होकर नहीं गई है, इसलिए ये जो तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है। ठीक है, इसका यही कारण है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं, क्यों? दोस्तों, जो यहाँ पर पानी की बात की गई है, तो दोस्तों जो पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। इस बात को आपको याद रखना है। जो पानी का घनत्व होता है दोस्तों, वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। और दोस्तों, आप लोगों ने घनत्व बराबर पढ़ा होगा द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट क्यों जाती है, तो दोस्तों अगर जब ठंड में पानी जम जाता है तो इसका जो है घनत्व क्या हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है। जमने के बाद क्या होता है? वो कठोर हो जाता है पानी। ठीक है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है। उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है? घटता है। तो इसी की वजह से दोस्तों क्या होता है, जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? यहीं पर भी दोस्तों वही कॉन्सेप्ट है कि जो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, लेकिन इससे जब नीचे होगा तो दोस्तों जब 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन घट जाता है। ठीक है। जब आयतन घट जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है जमने पर जल का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी की वजह से जो बोतलों की डाट है वो फट जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो पहली बात दोस्तों, जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो दोस्तों जब घनत्व अधिकतम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर तो आयतन ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब 9 से 3 कर दिया जाता तो दोस्तों जो पहले 9 से जब 4 होगा तो ये क्या होगा? पहले घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर आयतन पहले क्या होगा? घटेगा। फिर जब 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री से यानी घनत्व क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जब घनत्व घट रहा है दोस्तों तो आयतन क्या होगा? बाद में बढ़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और जितने भी दोस्त लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखें वो लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखा है। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके एग्ज़ाम के लिए एक से एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हाजिर होता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।